जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम जनरल स्टडीज के रामबाण सॉल्यूशन एसएससी घटना चक्र के डिटेल्ड एनालिसिस पर काम कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करा तो आपसे किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवे के हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम को आप यहाँ से कवर कर पाएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, तो घटना चक्र से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को डिटेल में कवर करेंगे। और यकीन मानिए, इसके बाद आपको इस टॉपिक से ना कोई कंफ्यूजन होगा, ना ही कभी कोई सवाल छूटेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति, कहाँ से कहाँ तक राष्ट्रपति के बारे में बात करा गया है, कहाँ से कहाँ तक उपराष्ट्रपति के बारे में बात करा गया है और किस पार्ट में बात करा गया है, सबसे पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। और हम आपको सबसे पहले राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद, सारे आर्टिकल को याद करवाएंगे, उसमें क्या कहा गया है वो याद करवाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल करवाएंगे और उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को यहां करने के बाद जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपसे एक एक क्वेश्चंस होंगे। देखिए, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्र सबसे पहले आप ये देखिए कि भारतीय संविधान के पार्ट 1 में भाग 1 में क्या था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था ना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अच्छा, दूसरे में भाग 1 के कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद था 1 से 4 तक, ठीक है। अच्छा, भाग 2 जो था वो नागरिकता से संबंधित है भाई साहब। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, और कब कहां से कहां तक, तो 5 से 11 तक। कहां से कहां तक, 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 3 हमने क्या पढ़ा था, यानी कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, ठीक है, मौलिक अधिकार। और वो कहां से कहां तक था, तो 12 से 35 तक था। कहां से, 12 से 35। और फिर हमने पढ़ा भाग 4 पार्ट 4 डीपीएसपी। क्या था, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके सारे आर्टिकल्स को देखे, इसमें क्या कहा गया है वो देखा, तो आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो भाग 4 में डीपीएसपी, और ये कहां से कहां तक है, तो 36 से 51 तक है। और यहां पर एक भाग जोड़ा गया है, भाग 4 का पार्ट 4 ए जो जोड़ा गया है, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करा गया है, मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो कि कहाँ के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ रूसिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अनुच्छेद है वो आपका 51 क है, जिसमें कि 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करी गई है। और अब आता है आपका भाग 5 यानी कि पार्ट 5, और इसमें बात करा गया है संघ को लेकर के, संघ को यानी कि यूनियन को लेकर के इसमें बात करा गया है। और ये कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 52 से लेकर 151, याद रख लेंगे, अनुच्छेद 52 52 से लेकर 151 तक जो है, भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ के बारे में बात करा गया है, यूनियन को लेकर बात करा गया है कि किस प्रकार से संघ की कार्यपालिका, संघ में जो संसद है यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के क्या शक्तियां हैं, संघीय जो न्यायपालिका यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो इन सब को हम यहाँ पर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद जो कैग है, जो कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इसकी पूरी बात यानी कि संघ को लेकर के यहां पर बात करा गया है भाग 5 में। तो चलिए, अब हम भाग 4 के बाद भाग 5 में सबसे पहले राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। किसको, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। जो प्रश्न है अभी फिलहाल में उसको भूलिए, और कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं वो ध्यान में रखिए। उसके बाद आपसे सारे के प्रश्न ऐसे ही हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न था आर्टिकल को लेकर, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में बात करा गया है, तो सारे आर्टिकल्स याद कीजिए ना। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित सारे जो मुख्य आर्टिकल हैं, जो मेन आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसे याद कीजिए। सबसे पहले हमने कहा ना, 52 से लेकर के 151 तक संघ की बात करी गई है, और 52 से 78 तक राष्ट्रपति को लेकर बात करा गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात करी गई। किसकी, राष्ट्रपति के पद को लेकर के बात करा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस बात की जो इस बात का प्रावधान या फिर इस बात को लेकर के अनुच्छेद 52 में बात करा गया है, ठीक है। जब पद की बात कर दी गई तो कहा गया कि हमें पद दे दिया गया, तो आप बताइए कि हमारी कुछ कार्य, हमारे कार्य क्या होंगे, हमें शक्तियां क्या, पावर्स क्या मिलेंगे, तो राष्ट्रपति के कार्य
कि आपके क्या-क्या काम होंगे, आपको क्या शक्तियाँ दी जाएँगी इस पोस्ट पर रहते हुए, तो ये बात करा गया 53 में। राष्ट्रपति साहब ने कहा कि आपने तो पद के बारे में बात कर लिया, आपने ये भी बता दिया कि हमारे काम क्या होंगे, हमारी शक्तियाँ क्या होंगी। आप ये बताइए कि हमें हमारा इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है? हमारे इलेक्शन में कौन-कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे, कौन-कौन भाग लेंगे, ठीक है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर, राष्ट्रपति के इलेक्शन और राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में अनुच्छेद 54 में बात कर दिया गया। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति को कहा गया कि आपकी एक पद की व्यवस्था करी जा रही है, ठीक है? अच्छा, राष्ट्रपति ने कहा मेरे पद के बारे में बता दिया, तो आप बताइए मेरी कार्य और शक्तियां, मेरे पावर्स क्या होंगे, तो ये अनुच्छेद 53 में कहा गया। और 54 में जो है जस्ट कहा गया कि कार्य शक्तियों को भी बता दिया आपने, तो ये बताइए कि हमको निर्वाचित, हम इलेक्टेड कैसे होंगे, हमारे इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो ये बता दीजिए। तो 54 में कहा कि ऐसे ऐसे होगा, आपके ये पार्टिसिपेंट होंगे। फिर कहा कि ठीक है, इलेक्शन तो बता दिया कि इस ये पार्टिसिपेट लेंगे, लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स किस प्रकार से, या फिर हमारे इलेक्शन का पैटर्न कैसा होगा, हमारे इलेक्शन की रीति कैसी होगी, हमारे इलेक्शन का विधि क्या होगा, किस प्रकार से इलेक्शन किया जाएगा। तो निर्वाचन की, इलेक्शन का जो पैटर्न है, जो निर्वाचन की रीति है, उसके बारे में 55 में बात करा गया है, अनुच्छेद 55 में। तो याद करते रहिएगा साथ साथ। अच्छा, ये भी कह दिया कि आपको, आपने 52 में पद बता दिया, 53 में कार्य शक्तियां बता दी, 54 में आपने ये भी बता दिया कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, और उसके बाद 55 में आपने बताया कि कैसे कैसे आपका निर्वाचन होगा जब निर्वाचित हो जाएंगे। कार्य शक्तियों को भी बता दिया, तो ये भी बता दीजिए हम कितने समय तक इस पद पर रहेंगे। तो पद अवधि यानी कि कार्यकाल को लेकर के, टेन्योर को लेकर के बात 56 में करा गया है। कहा कि आपने पद अवधि बता दिया, क्या हम इसी पद अवधि पर, इस पद पर, इस पोस्ट पर क्या दोबारा से भी इलेक्टेड हो सकते हैं, क्या दोबारा से भी हम इस पर निर्वाचित हो सकते हैं? मुझे अगर मजा आने लगे इस पोस्ट पर, तो क्या हम इस पोस्ट के लिए दोबारा से भी एलिजिबल हैं? तो कहा 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन के बारे में बात करा गया कि हां, आप दोबारा भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। 57 में बात करा गया। राष्ट्रपति साहब ने लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन दाग रहे थे, मतलब कि पद के बारे में बता दिया गया कि हम, आपकी शक्तियां कार्य क्या होंगी, ये भी बता दिया, आपके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, आपकी निर्वाचन कैसे होगी, आपका पदावधि क्या होगा, आप पुनर्निर्वाचन, मतलब मजा आएगा तो आप फिर से निर्वाचित होना चाहेंगे, पुनर्निर्वाचित होना चाहेंगे 57 में। तो अब आपको भी कुछ बात यहां से समझनी होगी कि क्या आप इस पद के लिए योग्य हैं, आपकी योग्यता को परखा जाएगा। तो 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात करी गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात करी गई है, और उसके बाद याद रखिएगा अनुच्छेद 58 के बाद अनुच्छेद 60 को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे। वैसे राष्ट्रपति जो 59 में 59 की बात कर ही लेते हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो 58 में योग्यता है, और राष्ट्रपति की पद के लिए कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस हैं, वो अनुच्छेद 59 में है। 60 में कहा गया है राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करा गया है, राष्ट्रपति के ओथ के बारे में बात करा गया है 60 में। और याद रखिएगा 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट ऑफ ऑन प्रेसिडेंट लगाया जाएगा अगर राष्ट्रपति किसी भी तरीके से संविधान का उल्लंघन करते हैं या किसी भी प्रकार से उसकी अवहेलना करते हैं, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग लगा करके उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये टोटल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिससे सवाल बनते हैं वो यही हैं, ठीक है। एक तो आपका 52 में पद है, 53 में कार्य और शक्तियां, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे, 55 में निर्वाचन की रीति, 56 में पद अवधि लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 57 में पुनर्निर्वाचन लिख लीजिए, और उसके बाद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें, 60 में राष्ट्रपति पद। जब सारा कुछ बता दिया गया, आप बैठ जाएंगे तो आपको शपथ ग्रहण करना होगा संविधान को साक्षी मान करके, तो 60 में है। और अगर आपने संविधान की अवहेलना कर दी, चूंकि आपने शपथ ले लिया है अनुच्छेद 60 के तहत, तो आपके ऊपर महाभियोग लगाकर आपको हटाया जा सकता है, इंपीचमेंट लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 61 के तहत। क्या समझ में आ गया पूरा का पूरा अनुच्छेद? तो यहां पर बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में। 55 में क्या है भाई साहब? 55 में है
राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अच्छा, 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेंगे, निर्वाचन कैसे होगा। 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता, एलिजिबिलिटी। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, अभी हमने कहा था ना कि संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनके निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन भाग लेंगे। तो अनुच्छेद 54 में इसकी बात करी गई है। एक तो पहले ये जानिए कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे अप्रत्यक्ष रूप से होता है? इनडायरेक्टली होता है। कैसा? इनडायरेक्टली होता है। ये बात तो आपको पता होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, एमपी एमएलए का चुनाव होता है, हम लोग जाकर के चुनाव देते हैं, एक एक लोग जाकर के डायरेक्टली रूप से चुनाव देता है, ऐसा वोट देता है, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है, अप्रत्यक्ष, हमें पता भी नहीं चलता। आपको पता, आप कभी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट मतलब वोट दिए हैं? नहीं दिए हैं ना। तो ये है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अच्छा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं भाई साहब? तो एक तो देखिए संसद के, याद रखिएगा, संसद यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा, पार्लियामेंट के सदन कौन से हैं? एक आपका अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस आपका राज्यसभा है और लोअर हाउस लोकसभा है, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा। और याद रखिएगा राज्य विधान परिषद के, राज्य विधानमंडल के जो है विधानसभा, याद रखिएगा विधानसभा के सारे निर्वाचित सदस्य। देखिए सबसे पहले ये याद रखना होगा कि जो इलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो बस ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में, एक तो संसद के, पार्लियामेंट के दोनों हाउस जो हैं, लोकसभा राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, ना कोई मनोनीत ना कोई नामांकित, हर एक इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्ट होकर के जाएंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के मतलब एलिजिबल होंगे, ठीक है, योग्य होंगे। अच्छा, उसके बाद संसद को छोड़ करके क्या राज्य विधानसभा, विधान परिषद और केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके भी सदस्य भाग लेते हैं क्या? तो यहां भी सुनिएगा, राज्य विधानमंडल के केवल विधानसभा के, याद रखिएगा केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं इसमें भाग लेते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य या फिर विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जो भी सदस्य हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो भी भाग नहीं लेते। लेकिन हां, यहां पर एक अमेंडमेंट किया गया था, 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 70वां 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और उसमें बात करा गया था कि दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा है, दिल्ली पुदुचेरी में जो विधानसभा है उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अच्छा, अभी क्या है, जब कोई, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो एक आपका क्या हो गया, संसद के, लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। और ये किस अनुच्छेद में बात करा गया भाई साहब? तो अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 54 में इसकी बात करी गई है। तो अब आप बताएंगे निम्न में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, कौन है जो राष्ट्रपति? तो देखिए दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, बिल्कुल सही बात है। विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के चुने सदस्य, ये भी सही है। विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब हमने यहां पर बात कर लिया। अब देखिए कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, निम्न में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में कौन शामिल नहीं हो सकता है? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये तो शामिल बिल्कुल नहीं हो सकेगा, मनोनीत किया हुआ, ठीक है। राज्य विधानसभा के परिषद, राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं, ये भी भाग नहीं लेंगे। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों के सदस्य, ये भी भाग नहीं लेंगे। तो कोई इसमें भाग नहीं लेगा, तो दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो,
तो उसके स्थान पर उनके उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी किसी कारणवश से कार्यरत ना हो तो उस कंडीशन में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का, कार्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बारे में आपको पता होगा कि एक आपने सुना होगा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, इसने राष्ट्रपति के रूप में काम करा था चीफ जस्टिस रहते हुए। ठीक है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहां से देखिए क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम 1969, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 के अनुसार जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में से कोई भी कार्यरत ना हो तब राष्ट्रपति के रूप में भारत का न्यायाधीश कार्यरत होगा, और इसकी जो पुष्टि है अनुच्छेद 65 में करी गई है। 1965 में इस बात को कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई अगर ना हो, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन रिक्त स्थान के जगह पर कौन करेगा भाई साहब, तो ये करेगा न्यायमूर्ति, मतलब ये कहा भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए, अंतर्गत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति और तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कोई राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर ले, है ना। चलिए, अब आगे क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो देखिए, अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर देखते हैं कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर इस्तीफा देने और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद त्याग करने के पश्चात कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है। तो देखिए, अगर ऐसी बात है तो यहां पर हमने क्या देखा कि अनुच्छेद 65 के अनुसार, अनुच्छेद आर्टिकल 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो किसी कारणवश से, या तो वो इस्तीफा दे दे या फिर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उनको हटाया जाए या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसी किसी भी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति के पद खाली हो तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, उसके पदों का मतलब कार्य का निर्वहन करता है वाइस प्रेसिडेंट। अगर ये भी ना हो तब जाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो ये बात हमने देखा। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना भाई साहब, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और आपको ये बात बता दें कि उपराष्ट्रपति को सैलरी उनके उपराष्ट्रपति पद के कारण नहीं बल्कि राज्यसभा के जो सभापति या फिर जो स्पीकर ऑफ द राज्यसभा के कारण उनको जो है सैलरी मिलता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा का खुद ब खुद मतलब कि पदेन सभापति होता है। मतलब अगर राष्ट्रपति बने तो आपको राज्यसभा का सभापति बनना ही पड़ेगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेगा। क्या लोकसभा अध्यक्ष? नहीं। राज्यसभा का उपसभापति? नहीं। लोकसभा का उपाध्यक्ष? नहीं। कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति, क्योंकि यही तो है उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो उसकी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति किनके पास होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। ठीक बात है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है, अब चलिए थोड़ा सा कहानी हम पीछे को देखते हैं। ठीक है, हमने कहां तक बात करा था, हमने बात करा था कि राष्ट्रपति के पद के बारे में। ठीक है, कि अनुच्छेद 54 में कौन कौन से ऐसे लोग होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। अनुच्छेद 55 में क्या बात करा गया था, अनुच्छेद 55 में बात करा गया था निर्वाचन की रीति को लेकर की, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा ये तो हमने देख लिया, लेकिन निर्वाचन की रीति कैसे होगी। देखिए,
एक तो हमने देखा कि संघ के जो भी लोकसभा संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी कि जो संघ लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के सदस्य, ठीक है। तो यहां पर जो निर्वाचन में भाग लेते हैं ये लोग, लेकिन ऐसा होता है कि देखिए संसद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, तो इनकी संख्या कंपैरिजन टू राज्य के सभा के जो विधायक वगैरह होते हैं, बताइए किसकी संख्या ज्यादा होगी? बताइए किसकी संख्या ज्यादा होगी? विधायकों की संख्या ज्यादा होगी या फिर सांसदों की संख्या ज्यादा होगी? तो आप कहेंगे कि हमेशा विधायकों की संख्या ज्यादा होगी, और विधायक भी भाग लेते हैं और सांसद भी भाग लेते हैं, ठीक है। अब अगर सांसद भी भाग ले रहे हैं, विधायक भी भाग ले रहे हैं, सांसद की संख्या कम है, विधायकों की संख्या ज्यादा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो इस स्थिति में अगर चाहे तो विधायक ही वोट देकर के किसी को जिता दे, जिसको मन करे विधायक लोग ही, सांसद से पूछे ही ना, क्योंकि सांसद का जो संख्या होता है टोटल लगभग 776, और विधायक जो भाग लेते हैं वो 4120। तो ये लोग अगर वोट दे दे सारे के सारे, अगर आधे भी वोट दे देंगे तो सांसद से कोई पूछने भी नहीं जाएगा, ठीक बात है। इसी स्थिति में ऐसा कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो होगा समान प्रतिनिधित्व के द्वारा। कैसा? समान प्रतिनिधित्व के द्वारा, और कहा जाता है कि समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 55 के अनुसार जो निर्वाचन की रीति में राष्ट्रपति का चुनाव होता है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। अब ये क्या है भाई साहब समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली? तो देखिए इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें सांसद या फिर विधायक का देखिए मूल्य होता है, वोटों का मूल्य होता है कि क्या कीमत उसकी वोट की क्या होती है। तो याद रखिएगा उसकी कीमत को इस प्रकार से निकाला जाता है कि एक विधायक का जो वोट होता है, एक विधायक का जो वोट होता है उसकी मूल्य, उसका कीमत क्या होता है। तो उसे कैसे निकालेंगे, कैसे हम बराबर करेंगे दोनों को? तो याद रखिएगा एक विधायक जिस राज्य का वो विधायक है, उस राज्य का कुल जनसंख्या कितना है, और उस राज्य की कुल जनसंख्या और उस राज्य के जितने भी विधायक हैं, ठीक है, राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा उस राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य को जब हम भाग दे देंगे और उसको 1000 से फिर भाग दे देते हैं, तो जो हमें मिलता है वो एक विधायक का मत होता है, और एक सांसद के वोट का जो मूल्य होता है उसको हम कैसे निकालते हैं? तो जो हम एक विधायक का जो मूल्य निकला है ना, तो जितना टोटल विधायक का वोट का कीमत मूल्य होता है, और उसके बाद जो निर्वाचित सांसद हैं, जितने सांसद निर्वाचित हैं उससे उसमें भाग दे देते हैं, तो एक सांसद का मूल्य हो जाता है। तो जब हम वहां पर देखते हैं तो यहां से सांसद का और विधायक का वोटिंग जो होता है, वोट का जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होता है, वो बराबर हो जाता है, और इससे क्या होता है किसी भी तरह का पार्शियलिटी नहीं होता है, ठीक। अच्छा, एक तो हो गया कि समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल हस्तांतरीय ऐसे बोला जाए, और संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय या फिर संक्रमणीय पद्धति। एकल का मतलब क्या है कि देखिए हम लोग तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। हम लोग जिसको वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, हम अपने विधानसभा से किसी एक को भेजते हैं, हम अपने लोकसभा से किसी एक को भेजते हैं, तो अपने लोकसभा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? कोई एक व्यक्ति, है ना। अपने विधानसभा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई एक व्यक्ति, यानी कि हम लोगों की ओर से एक व्यक्ति है जो राष्ट्रपति को मत दे रहा है, वोट दे रहा है। इसी को कहा जाता है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, ठीक है। इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। तो इतना हमने देखा राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के, रीति को लेकर के। उसके बाद होता है राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 56 है, जो 56 है, तो इसमें हमने क्या देखा था? राष्ट्रपति के पद का पदावधि जो टेन्योर है वो कब तक रहेंगे। तो राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति कब तक बने रहते हैं? 5 सालों तक बने रहते हैं। अगर उसके बीच में किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या फिर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके उन्हें हटा दिया जाए, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, महाभियोग, या फिर राष्ट्रपति खुद से रेजिग्नेशन दे दे, इस्तीफा दे दे, ठीक है। तो इस 3 बात से जो है राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं समय से पहले ही। लेकिन अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करी गई है, ठीक है। 5 साल कार्यकाल होगा, लेकिन उससे पहले अगर राष्ट्रपति रेजिग्नेशन दे देते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 56A में बात
बात करा गया इसका, किसका? अनुच्छेद 56(1) में इस बात की बात करी गई है कि अगर राष्ट्रपति रेजिग्नेशन दे देते, अपने पद पर रहते, तो ये रेजिग्नेशन किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट को अनुच्छेद 56 के अनुसार ये रेजिग्नेशन देगा। अच्छा, 57 में, अनुच्छेद 57 में क्या बात करी गई है भाई साहब? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की, यानी कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। एक बार बनने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो दोबारा नहीं आ सकते, वो दोबारा भी आ सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 57 में। अब अनुच्छेद 58 की आगे बात करेंगे, तब तक देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, एक तो 56 में क्या है? पदावधि है, और 56(1) में कहा गया है कि अगर रेजिग्नेशन दीजिएगा तो किन्हें दीजिएगा? उपराष्ट्रपति को दीजिएगा। ठीक, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, ऐसा तो नहीं है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को, ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? बिल्कुल सही बात है, देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका होता है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके प्रमुख कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। और ये याद रखिएगा, ये नाम मात्र का राष्ट्रपति प्रमुख होता है। जो वास्तविक प्रमुख होता है वो तो प्रधानमंत्री ही होता है। याद रखिएगा, जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। देखिए, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 53 में क्या बात करी गई? राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को लेकर के बात करा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों को लेकर के बात करा गया है। और राष्ट्रपति की शक्तियों में से 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित तो होगी। याद रखिएगा, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होती है? तो राष्ट्रपति के अंदर होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के अंदर। आगे देखिए, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख है? तो ये भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, निम्न में से कौन भारत का राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? तो ये आपका कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, तो ये आपका राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में हमने क्या बताया था भाई साहब? हमने बताया था कि भारत का राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है, किसको लेकर? संविधान को साक्षी मानकर, भारतीय संविधान को साक्षी मानकर, अनुच्छेद 60 के अनुसार। और भारत का राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष, सामने भारतीय संविधान को की शपथ ग्रहण करता है। भारतीय संविधान को साक्षी मानकर किसके समक्ष? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अनुच्छेद 60 के तहत भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। और अगर किसी कारणवश या फिर अगर किसी भी तरीके से भारत के राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करता है तो अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग भी चलाया जाता है। हमने 58 में छोड़ा था बात, 57 तक तो हमने बात कर लिया था। तो 58 में क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति की योग्यता की बात करी जाती है। किसका? योग्यता की बात करी जाती है। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके अंदर एक योग्यता ये है, क्या क्या एलिजिबिलिटी? एक तो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा ये है कि एज जो है 35+ एज होना चाहिए, 35+ एज होगा जब भी आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आगे देखिए, लोकसभा, देखिए क्या क्या, एक मिनट, हमने चेंज करा था पेन तो थोड़ा सा, चलिए। हाँ, एक तो क्या देखा हमने कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या क्या? एक तो भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि 35+ एज हो, और मैक्सिमम एज क्या है वो उसका नहीं, मिनिमम 35+ एज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो, लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो लाभ का पद नहीं है, वो सेवा का पद है। तो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी सरकारी नौकरी वगैरह में ना हो, तो किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, 35+ एज होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव तभी आप लड़ सकते हैं जब आप अपने नॉमिनेशन में 50 प्रस्तावक, देखिए 50 प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं? तो वही होते हैं जो आपका राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना निर्वाचित, और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनमें से कम 50 प्रस्तावक आपके होने चाहिए, जो आपको आपके, हाँ, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको प्रस्तावित कर रहा है, ठीक है। और 50 अनुमोदक होना ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको 50 प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं मिलेगा तो आप नॉमिनेशन भी नहीं भर सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। और ये प्रस्तावक और अनुमोदक उन्हीं निर्वाचित
निर्वाचित सदस्यों में से, यानी कि जो इनके चुनाव में भाग लेंगे उसी में से निकलते हैं। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना अनिवार्य है अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद आपका 15,000 रुपए का जमानत राशि लगता है। ठीक है, और ये जमानत राशि आरबीआई में जाकर के जमा हो जाता है। 60 की बात कर ली और 61 में महाभियोग की बात कर ली। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहां पर कहा जा रहा है निम्न में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ तो कौन है, तो अनुच्छेद 60 है। 54 में क्या है, तो 54 में निर्वाचन है। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन है। और अनुच्छेद 66, यह अनुच्छेद 66 जो है ना उपराष्ट्रपति को लेकर है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात अनुच्छेद 66 के अंदर हम आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट देख रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद हटा सकता है अगर भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा या फिर लोकसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और याद रखिएगा, महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को बताना आवश्यक है। और अगर यह महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है, तो लोकसभा कर सकता है। इन सब में लोकसभा कर सकता है। ठीक है, देखिए अब यहां पर लोकसभा, राज्यसभा कहीं पर भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और 14 दिन पहले बताना होगा। यहां लोकसभा है तो लोकसभा दीजिएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो महाभियोग प्रस्ताव अनुच्छेद 61 के अनुसार। निम्न में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो यह हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्न में से किसमें शुरू की जा सकती है, तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों में, किसी भी सदनों में यह शुरू किया जा सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होता है महाभियोग से पहले। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर क्या कहा जा रहा है, महाभियोग के बारे में बात करा गया है, तो ये अनुच्छेद 61 में बात करा गया है। 63 किसके लिए भाई साहब, अब जो अनुच्छेद 63 है 63, तो याद रखिएगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका प्रावधान जो है, भारत की उपराष्ट्रपति पद की प्रावधान अनुच्छेद 63 में कहा गया है। 54 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, अनुच्छेद 51 किस लिए है, तो याद रखिएगा, तो इससे पहले हमने क्या देखा था, डीपीएसपी देखा था जो कि 36 से 51 तक था, और 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करी गई थी, ये था ना, और 51 को तो मौलिक कर्तव्य के लिए था, और 61 महाभियोग। ठीक है, ये सब कुछ याद रखिएगा अनुच्छेद को लेकर के। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, तो संसद के दोनों सदनों की। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, तो ये तो हम जानते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 61। और सारे के सारे अनुच्छेद बताइए। 51 क्या होता है, 52 तो राष्ट्रपति का पद होगा। अच्छा, 67 में क्या बात करा गया है, 67 जो कि हमने कहा कि ये उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद में चले जाएंगे, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन तक होगा, टेन्योर क्या होगा, वो 67 में, 61 पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, और 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा डीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है, निम्न में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल संसद ही भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदन, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रस्तावना लाई जा सकती है, लेकिन विधानसभा में राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग की प्रस्तावना नहीं ला जा सकती। तो देखिए, लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य, और दोनों सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रस्तावना लाई जा सकती है। लेकिन राज्य विधानसभा जो कि निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन यहां पर किसी भी तरह से महाभियोग नहीं लगाया जा सकता विधानसभा में। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाली सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा करी जाती है, तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव से किसी भी तरह का विवाद, जांच पड़ताल, संदेश, सब को लेकर के जो डिसीजंस है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। कौन, अनुच्छेद क्या बोलते हैं,
सुप्रीम कोर्ट ही करता है, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों और संदेहों की जांच पड़ताल व निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा, ये भी बात है। तो याद रखिएगा 71(1) के तहत ऐसा करा जाता है कि किसी भी तरह का निर्विवाद वहीं पर देखा जाएगा। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्न में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति इन विच वे द प्रेसिडेंट कैन असाइन एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन कहा जा रहा है राष्ट्रपति संघ सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी काम राज्य सरकार को किस प्रकार से सौंप सकता है? तो याद रखिएगा राज्य सरकार को सौंपने के लिए इसे राज्य सरकार से पर विचार विमर्श करना होगा, इन कंसल्टेशन विथ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, राष्ट्रपति अगर संघ सरकार का कोई भी काम राज्य सरकार को सौंपना चाहता है तो उसे राज्य सरकार से परामर्श करना होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके उसको सौंपते हैं। संविधान के अनुच्छेद 258, संविधान के अनुच्छेद 258(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से, अनुच्छेद 258(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से या उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकता है, अनुच्छेद 258(1) के तहत। ठीक है, चलिए, भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। चलिए, यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के फर्स्ट जो सेशन होता है, संसद का जो प्रथम सत्र होता है उसे राष्ट्रपति ही संबोधित करता है। ये बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति जो है प्रथम सत्र को, याद रखिएगा, प्रथम सत्र को संबोधित करता है, याद रखिएगा। तो ये तो सही बात है। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को भी राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति प्रथम सत्र को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, और प्रत्येक साल की शुरुआत होने से जो पहला सत्र होता है हर साल के, उस सत्र को भी राष्ट्रपति ही क्या करता है, संबोधित करता है। तो ये राष्ट्रपति की अगर पूछा जाए किस शक्तियों में आता है, किन शक्तियों में, तो याद रखिएगा विधायी शक्तियों में आता है। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को जो पावर्स दिए गए हैं, जो उनके कार्य हैं, उनमें से जो विधायी शक्तियां हैं उसमें से संसद को संबोधित, पार्लियामेंट को एड्रेस करने की शक्ति विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को दी गई है। एक तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद, और दूसरा साल शुरू होने से फर्स्ट एड्रेस करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो 87(1) के अनुसार। ठीक है, 87(1) के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध, देखिए भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है, जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, वो कहां से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है आपात उपबंध लिए गए हैं। और ये याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 के अनुसार जो कार्य और शक्तियां दी गई हैं, जो उन्हें शक्तियां दी गई हैं, जो कार्य उनके गिनाए गए हैं, उन शक्तियों में से राष्ट्रपति को एक शक्ति ये भी है, उनके पास आपात शक्ति है। क्या? इमरजेंसी पावर्स हैं कि वो राज्य में कभी भी आपात घोषित कर सकते हैं। ठीक है, राज्य में कभी भी आपात घोषित कर सकते हैं। एक तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को जो आपात शक्तियां हैं उनमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात शक्तियों के बारे में बात करा गया है। अनुच्छेद 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352 352, देखिए बहुत लोग जानते हैं, याद भी कर लीजिएगा। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात करी गई है। और याद रखिएगा भारतवर्ष में एक बार 1962, एक बार 1971 और एक बार इंदिरा गांधी के समय 1975 से 77 तक इमरजेंसी लग चुका है, नेशनल इमरजेंसी। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन, अगर राष्ट्रपति चाहे उसे लगे कि यहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो
356 में प्रेसिडेंट रूल, 352 में राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी और 360 में वित्तीय आपात लगता है राष्ट्रपति के अनुसार। वित्तीय आपात यानी कि इकोनॉमिकल इमरजेंसी, और अभी तक भारतवर्ष में वित्तीय आपात नहीं लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। ठीक है, हमने कर दिया 352, 356 और 360 के अनुसार। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान का 356 किसके बारे में है? अभी हमने आपको बताया कि 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर के है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो 356 के अनुसार। ठीक है, यह भी हमने देख लिया। अब देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो संवैधानिक आपातकाल वही है, राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य में, वो आपका है 356 के अनुसार। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति शासन वही हो गया, आर्टिकल 356 के तहत घोषित कर सकता है। ठीक है, चलिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो जो वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था वो एक राष्ट्रीय आपात था, नेशनल इमरजेंसी था। और राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी किसके तहत है? 352 के तहत। ठीक है, याद रख लीजिएगा इस बात को। हमने आपको एक एक चीज बता दिया है, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद के द्वारा 1 महीने के भीतर समर्थन देना जरूरी है। याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, तो याद रखिएगा उस उद्घोषणा को संसद के द्वारा 1 महीने के भीतर समर्थन देना जरूरी है, और ये राष्ट्रीय आपात 352 के अनुसार है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा 1 महीने के भीतर समर्थन देना आवश्यक है। संसद द्वारा 1 महीने के भीतर अनुमोदित कर दिए जाने पर उद्घोषणा 6 महीने तक जो है प्रवर्तन में रहेगी। आगे जारी रखने के लिए पुनः उसका अनुमोदन करना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति 3 आधारों पर आपातकाल घोषित कर सकता है। एक तो आपका युद्ध अगर छिड़ जाए, या फिर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह, अगर सेना विद्रोह कर दे, उस केस में भी राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगा सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे कि 6 महीने तक तो ठीक है, एक बार संसद के दोनों सदन ने उसे पास कर दिया, समर्थन दे दिया, तो 6 महीने तक वो मतलब उसका बात रहेगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद फिर से अगर अनुमोदन नहीं किया गया संसद के किसी भी सदन के द्वारा या दोनों सदन के द्वारा, तो वो क्या होगा? आपातकाल खत्म हो जाएगा। अगर उसे कंटिन्यू करना है तो आपको क्या करना होगा? फिर से संसद के किसी भी दोनों सदन को अनुमोदित करना होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात लगा था 1975 से 2 साल तक, लगभग 2 साल मतलब 21 महीना तक लगा था, और बताइए 21 महीना में हर 6 महीने पर उसका अनुमोदन किया गया होगा। ठीक है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात जो है सबसे पहले ये 360 अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाई जा सकती है, और वित्तीय आपात की कोई अधिकतम अवधि नहीं है कि कब तक लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 मास तक, मतलब 2 महीने तक वो प्रवर्तन में रहेगी, मतलब कि वो 2 महीने तक अप्लाई होगा उसका वो बात। यदि संसद के दोनों सदन के संकल्पों के द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह निश्चितकालीन बनी रह सकती है, अर्थात जब तक कि उसे वापस ना लिया जाए। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो यह है 360 के तहत। ठीक है, निम्न में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो यह करता है कौन? राष्ट्रपति करता है 360 के तहत। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जा चुकी है? तो या 3 बार लगाई जा चुकी है। एक बार 1962 में, हमने आपको बताया ना, एक बार 1971 में, और एक बार 1975 में। 1975 में इंदिरा गांधी के समय, 1962 और 1971 में जो युद्ध हुआ था, 1971 में भारत चाइना युद्ध हुआ था, 1962 में भारत पाक युद्ध के समय ये अनुच्छेद लगाया गया था। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति के द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार करी गई है। ठीक है, 3 बार लगा है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद थे, याद रखिएगा। फखरुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल है वो 74 से लेकर 77 तक ही है। तो याद रखिएगा इसी कार्यकाल में जो है 75 वाला आपातकाल लगा था। ठीक है,
1975 वाला आपातकाल लगा था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए नीलम संजीव रेड्डी, ये आपके 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 8वें नंबर के राष्ट्रपति, और अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए कि कितने नंबर के व्यक्ति हैं राष्ट्रपति में, तो ये 6वें नंबर के हैं, नीलम संजीव रेड्डी। और ये जो वीवी गिरी हैं, ये जो वीवी गिरी हैं, ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, वीवी गिरी। चलिए, अब हम देखते हैं आगे कि अब 1975-77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो वही हो गया भाई साहब फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, चलिए, कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को निर्दिष्ट करता है, तो अभी हमने देखा ना 356 में आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं राज्य में। ठीक है, चलिए, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो ये जो है अधिकतम हर एक 6 महीने के बाद, फिर से 6 महीने के बाद संसद के द्वारा अनुमोदन ले लेकर के अधिकतम आपातकाल 3 साल तक लगाई जा सकती है। कितने? 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, याद रखिएगा। और ये जो अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात, और राष्ट्रपति शासन को संसद के द्वारा क्या होता है, 1 महीने के भीतर ही समर्थन देना होता है अगर घोषणा हो गया, और उसके बाद हर एक 6 महीने के बाद संसद को उसका अनुमोदन करना है कि हाँ, इसे 6 महीने और बढ़ा दिया जाए। अगर ऐसा करता है तो ये 3 साल तक लगातार ऐसा कर सकता है, और ये इसकी बात कही गई है 356(4) में। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस आप ये याद रखिए 356 में राष्ट्रपति शासन है और उसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 6-6 महीना करके। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? देखिए, अध्यादेश लागू करने का अधिकार अनुच्छेद 123 के तहत, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है, और यह बात कही गई है अनुच्छेद 53 में भारत के राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई है उसमें। ठीक है, भारत के संविधान, तो अध्यादेश याद रख लीजिएगा, जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास करते हैं ना, वो अनुच्छेद 123 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस पास करते हैं। और ये जो राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति अगर पूछा जाए कौन सी शक्ति है, तो याद रखिएगा विधायी शक्ति में आता है। ठीक है, विधायी शक्ति में। अच्छा, भारत के संविधान में निम्न में कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है, तो यह अनुच्छेद 123 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides power to the president for promulgating ordinances? ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद आर्टिकल 123 के तहत है। ठीक है, अच्छा, ये देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद के द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बन सकता है। देखिए, संसद कुछ अधिनियम अगर बनाता है, उसे अगर कानून बनाना है, एक्ट बनाना है, तो किसी भी बिल को अगर कानून बनाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति का स्वीकृति होना चाहिए उस पर। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति निम्न में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंसेस फ्रॉम द, किस क्या बोलते हैं, फंड से दे सकता है, तो याद रखिएगा उसके लिए कंटीजेंसी फंड है, यानी कि आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन दे सकता है। आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन दे सकता है, ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति में आता है। और आकस्मिक निधि से अगर धन निकल रहा है तो वो अनुच्छेद 267 में बात कही गई है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 267 के अनुसार, अनुच्छेद 260 आर्टिकल 267 के अनुसार राष्ट्रपति, याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि से किसी इमरजेंसी खर्च के लिए धन निकाल करके सरकार को दे सकता है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अनुसार? 267 के अनुसार। उसके बाद आप सोचते होंगे कि जो आपका हर एक साल बजट जो पास होता है, वो आपका बजट नहीं है, वो एक वार्षिक लेखा जोखा है। ठीक है, वार्षिक लेन देन का जो ब्यौरा है, जो बजट कहा जाता है, वो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही अनुच्छेद 112 के तहत उसे जारी किया जाता है बजट को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है, तो 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख रुपए। तो ये जो सवाल है 2017 का है, और उस समय राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए था, लेकिन अभी राष्ट्रपति का वेतन जो है ये 5 लाख रुपया है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, और राज्यपाल का 3.5 लाख है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को
प्रभावित करने वाले विधेयकों के किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? एज पर आर्टिकल 274 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुज प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड टू द बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन। तो ये किया जाता है आपका प्रेसिडेंट, ये तो प्रेसिडेंट की अनुमति आवश्यकता है ही। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान यानी कि टैक्सेशन को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, याद रखिएगा। और एक धन विधेयक जो आपका मनी बिल है उस पर भी राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, और यह वित्तीय शक्तियों में आता है राष्ट्रपति की। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमादान या क्षमा अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? देखिए, ये प्राप्त है आपके राष्ट्रपति को ही। इसके बारे में हम आपको एक बात बताएंगे कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति का जो पार्डन पावर है वो अनुच्छेद 72 में दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, पार्डन की शक्ति आपका अनुच्छेद 72 के तहत। देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत कितने प्रकार की क्षमा दे सकता है? तो याद रखिएगा 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। एक तो है आपका क्षमा दे सकता है। क्षमा का मतलब क्या है कि दंड से पूरी तरह से मुक्त कर देना। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा दे दे अनुच्छेद 72 के अनुसार तो दंड से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। अगर राष्ट्रपति, एक होता है क्षमा, दूसरा होता है लघुकरण। क्या होता है? दूसरा होता है लघुकरण, जिसमें कि राष्ट्रपति उस दोषी व्यक्ति के सजा के स्वरूप को बदलकर उसको कम कर सकता है। जैसे कि फांसी अगर दिया गया है तो उसको बदल दिया जाए किसमें, क्या बोलते हैं कि आजीवन कारावास में। अगर आजीवन कारावास 50 साल का दिया गया है तो उसे 40 साल कर सकता है। तो ये सब लघुकरण में आता है राष्ट्रपति की शक्ति में। अच्छा, परिहार में क्या है? परिहार में तो इसमें क्या है कि अगर किसी दोषी व्यक्ति को सजा मिली है, मान लिया कि 70 साल की सजा मिल गई, पूरा जीवन बीत जाएगा, तो उस सजा को अगर राष्ट्रपति चाहे तो 20 साल का कर सकता है। तो परिहार में सजा को कम कर सकता है। लघुकरण में क्या है कि सजा के स्वरूप को बदल सकता है। फांसी है तो आजीवन कारावास है तो दूसरा सजा दे सकता है, छोटा मोटा, ठीक है। तो हमने क्या देखा? क्षमा, लघुकरण, परिहार, और एक है विराम भी है क्षमादान की शक्ति में। विराम में क्या है कि सजा को किसी विशेष परिस्थिति में कम कर सकता है, विराम के। और प्रविलंबन, तो इसमें क्या है? प्रविलंबन में दंड, अगर दोषी व्यक्ति को दंड से कुछ दिन के लिए मतलब अस्थायी रोक लगा सकता है, ठीक है, अस्थायी कुछ दिन के लिए रोक सकता है। तो कितने प्रकार की क्षमा दे सकता है 72 के तहत? एक तो क्षमा, पूरी तरह से मुक्त। लघुकरण, सजा का जो रूप है उसे बदल सकता है। परिहार, सजा के कम कर सकता है। विराम में कर सकता है क्या? किसी विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर सकता है। और दंड जो प्रविलंबन जो है, इसमें दंड पर कुछ दिन के लिए रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने के लिए किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या है? तो याद रखिएगा एयर इंडिया वन। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत एयर इंडिया वन है। इसे AI-1 या AIC-001 भी कहा जाता है। भारत में VIP उड़ान का संचालन इंडियन एयरफोर्स करता है, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री तो प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह भी रहे हैं। और आपको याद होगा कि एक वीटो जो है, ज्ञानी जैल सिंह किस टाइप के वीटो को इसने अपने पास रखा था? तो आपको पता होगा डाक वीटो, जो पोस्टल वीटो था, इसको अपने पास रखा हुआ था। तो ये हम देखेंगे आगे। तो ज्ञानी जैल सिंह थे ही राष्ट्रपति। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हैं, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं ये राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हैं। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री PM रहे हैं भारतवर्ष के। और कब से कब तक? तो याद रखिएगा 89 90 में, 89 90 में भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। अच्छा, ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 तक, शंकर दयाल शर्मा, यानी जैल सिंह 82 से 87 तक, शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, और KR नारायणन जो है वो 97 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल कौन सा था? 2002 से 2007। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में 11
11वें राष्ट्रपति के रूप में, याद रखिएगा, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत के 12वें नंबर की राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है, 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही हैं। ठीक है, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017 तक। ठीक है, 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी। एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे, 2002 से 2007। अच्छा, ये जो प्रतिभा पाटिल हैं वो 2007 से 2012 हैं, 12वें नंबर की राष्ट्रपति हैं भाई साहब, 12वें नंबर की राष्ट्रपति। ठीक है, और 13वें प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद 14वें हैं और एपीजे अब्दुल कलाम 11वें हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद अभी जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं वो कौन है भाई साहब? तो वो हैं आपके द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर कौन निर्णय लेता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है, और ये 10वीं अनुसूची, देखिए भारतीय संविधान में भी टोटल कितने अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल्स हैं? तो 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें से 10वीं अनुसूची में दल बदल के परिवर्तन के आधार पर, दल बदल के आधार पर किसी को अयोग्य ठहराने की, किसी की अयोग्य ठहराने का संबंधित मुद्दे पर निर्णय अध्यक्ष लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। हु डिसाइड ऑन द इशू रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल, तो वो लेता है आपका लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर। आगे देख लेते हैं, चलिए। कहा जा रहा है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, इतना बात आपको याद रखना है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदन के जो है सत्र को एक साथ बुला सकता है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 85 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग भी कर सकता है। निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन सबको भारत का राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति को भारत राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की जो नियुक्ति की शक्ति है उसे कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत रखा गया है। तो वित्त आयोग का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करना, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैग, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब हम थोड़ा सा उपराष्ट्रपति की बात कर ले भाई साहब। ठीक है, कर लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद की बात करी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद बात करी गई है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर ऑफ द राज्यसभा कौन होगा? तो वो होगा आपका भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त हो, खाली हो, तो उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 66 लिखते जाइए और याद भी करते जाइए। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसकी बात करी गई है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करी गई है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ, देखिए राष्ट्रपति का शपथ 60 में, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 63 में पद है, अनुच्छेद 64 में आपका क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और अनुच्छेद 70 में जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन यो भी है। ठीक है, अनुच्छेद 70 में भी। अब ये याद रख लेंगे इतना। अच्छा, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? एक तो आपका भारत का नागरिक हो, 35+ एज हो, और जैसे कि हमने देखा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, तो यहां पर उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। बस इतना डिफरेंस है। अच्छा, किसी लाभ के पद पर ना हो, यह भी है। अच्छा,
अपने उपराष्ट्रपति अपने नॉमिनेशन के लिए, अगर वो नॉमिनेशन तभी भर सकते हैं जब उनके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो। राष्ट्रपति में कितना था? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति वैसे ही है जैसे उपराष्ट्रपति का है, एकल हस्तांतरणीय, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से ये सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ना कोई निर्वाचित ना कोई मनोनीत, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और केवल संसद के दोनों सदनों की, लोकसभा राज्यसभा के, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति है अपना शपथ राष्ट्रपति के सामने लेता है, जैसे कि राष्ट्रपति अपना शपथ किसके सामने लेता था? मुख्य न्यायाधीश के सामने, लेकिन उपराष्ट्रपति अपना समक्ष राष्ट्रपति के सामने लेता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो इतना हमने आपको गिना दिया। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 63 में है। अभी हमने आपको बताया अनुच्छेद 63। अच्छा, उपराष्ट्रपति की बात जब करी ही जा रही है तो चलिए उपराष्ट्रपति को और थोड़ा सा देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के को कैसे हटाया जा सकता है? एक तो उपराष्ट्रपति खुद से रिजाइन कर दे और अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है, ठीक है, उसको राज्यसभा में लाना पड़ेगा 14 दिन पहले, ठीक है। 14 दिन पहले राज्यसभा में पहले लाना पड़ेगा, फिर जाकर के लोकसभा में जाएगा, ठीक है। लोकसभा में देखिए, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपया। और उपराष्ट्रपति को सैलरी क्या उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के लिए दी जाती है या फिर राज्यसभा के सभापति? तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति के पद पर रहने के कारण उपराष्ट्रपति को सैलरी दी जाती है, ठीक है। अच्छा, ये सब बात हो गया, ठीक है। चलिए, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को सैलरी दी जाती है, तो हमने कह ही दिया। अब भारत के उपराष्ट्रपति को निम्न में किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य, कोई नहीं, मतलब सारे सदस्य। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में, अगर रिक्ति की स्थिति, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो याद रखिएगा, ये आपका 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, ठीक है, 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? एस राधाकृष्णन। 1952 से 62 तक, ठीक है, 1952 से 62 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे? एस राधाकृष्णन। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे 62 से 67 तक, कौन? तो अच्छा, भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे, ये जो एस राधाकृष्णन है ना, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे 52 से 62 तक, और 62 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं दूसरे नंबर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्ष 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है भाई साहब? अब देखिए, कहा जा रहा है निम्न में कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति तो हमने देख ही लिया, एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। निम्न में कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं, तो याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, और दोबारा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, और कभी भी ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। बाद बाकी जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती और बीवी गिरी, ये सारे के सारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। चलिए, देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यकाल जो है, मतलब सेकेंड मोस्ट सीनियर ऑफिस इन द कंट्री किसका है? तो याद रखिएगा, वो उपराष्ट्रपति का कार्यालय है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यालय, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो ऐसा है अनुच्छेद 361 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं।
ये अनुच्छेद 361 में कहा गया है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, अभी हमने कहा था ना वीटो के पॉकेट वीटो का उपयोग कौन किया था, तो याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 को पॉकेट वीटो का उपयोग किया ज्ञानी जैल सिंह। वर्ष 1966 में संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस बिल लाया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति जो उस समय थे ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए इस पर कोई निर्णय नहीं लिया था। ठीक है, अब ये वीटो पावर क्या होता है, तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां अनुच्छेद 53 के तहत जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी जाती हैं उनमें से राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दी गई है और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो का पावर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का वीटो पावर, एक तो उनका वीटो, 3 प्रकार के वीटो का वो उपयोग करते हैं। एक आपका है कि अत्यंतिक वीटो, यानी कि किसी भी विधेयक पर अपनी राय को वो सुरक्षित रखते हैं। निलंबन वीटो है जिसमें कि किसी भी विधेयक को आपत्ति सहित संसद पर फिर से पुनर्विचार के लिए भेज दे। और फिर एक होता है पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहा जाता है, मतलब किसी भी विधेयक पर कोई भी निर्णय नहीं लेगा और उसको अपने पास रख लेगा। तो ये 3 प्रकार के वीटो का उपयोग अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष होता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द विजिटर टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया? तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने कहा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग वगैरह के लिए। चलिए, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। एक आपका संसद, एक आपका क्या बोलते हैं संसद में लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये है। ठीक है, सरकार के 3 अंग है, 1 मिनट देख लीजिएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, और ये जो इसका जो संघ को लेकर के अनुच्छेद भाग 5 के 52 से 51 तक में इसका प्रावधान है। निम्न में कौन भारत सरकार का अंग है? तो भारत सरकार का अंग मीडिया नहीं है, याद रखिएगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये भारत सरकार के अंग हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देख लिया। ठीक है, जो भी यहाँ पे प्रश्न थे और भी कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसी प्रकार से आपको पॉलिटी के बाद आपको ज्योग्राफी का, उसके बाद इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब उससे कतराता है, लेकिन हम आपको इकोनॉमिक्स सेम इसी प्रकार से डिटेल्ड एनालिसिस करके इकोनॉमिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर को, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो डिमांड एंड सप्लाई हो, चाहे बजट हो, या फिर इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, हर एक चैप्टर को इकोनॉमिक्स में आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा? सपोर्ट करना होगा परीक्षा हॉल 24/7 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, कि यहाँ पर अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है तो यहाँ आइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।